अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया, जो लोग आ सकते हैं आ चुके हैं। मज़ीद हमने लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में, तो जिसने ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल जो हमारा टॉपिक था वो था फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, और आज का जो टॉपिक है वो है एथनोग्राफिक या एथनोग्राफी रिसर्च। ठीक है, अब ये क्या होती है इसको पहले देखते हैं। हमने देख लेते हैं कवर क्या क्या करना है आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले तो एथनोग्राफिक रिसर्च की डेफिनेशन देख लेंगे कि कौन सी रिसर्च है। उसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं वो देख लेंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर डेटा कलेक्शन किस तरह से होता है वो देखेंगे। और उसके बाद जो है इसके अंदर डेटा एनालिसिस का प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे। तो नॉर्मली हम जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके अंदर यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, हम जो भी टाइप रिसर्च का पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो तकरीबन सारी चीज़ें हम जो है कोशिश करें कवर हो, जो रिसर्च के अंदर कंडक्ट करने के दौरान हमें करनी पड़ती है। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें शायद होंगी जो कवर ना हो पा रही हमें भी, लेकिन मेजर चीज़ें यही होती है जो हम कवर करते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, सेशन है, उसके अंदर ये चीजें इंशाल्लाह कवर होंगी आज। The ethnographic is a research method used to learn about lives of others. It helps us understand how and why people behave differently in various societies and cultures. एथनोग्राफिक एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप है, एक फर्दर क्लास है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सोसाइटीज के अंदर जाते हैं, कल्चर्स के अंदर जाते हैं और लोगों की जिंदगी के बारे में समझते हैं। वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजारते हैं, क्या उनके रवैये होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एथनोग्राफिक रिसर्च जो है इसके अंदर हम जो है लोगों की लाइफ के बारे में समझते हैं, उनके कल्चर के बारे में समझते हैं, जिसके लिए हमें सोसाइटीज को या सोसाइटी को स्टडी करना पड़ता है। वी कैन कंडक्ट एथनोग्राफिक रिसर्च इन द नेचुरल सेटिंग। अब इसका मतलब ये है इस वाले पॉइंट का कि एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो ऐसा नहीं है कि रिसर्चर अपने घर पे बैठ के कर ले या जैसे मर्जी उसका दिल करे, नहीं। जिस सोसाइटी के ऊपर रिसर्च करनी है उस सोसाइटी का उसको हिस्सा बनना पड़ेगा। बाकी रिसर्चेज में इस तरह से नहीं होता। आप इंटरव्यू जाके कंडक्ट कर सकते हैं या पार्टिसिपेंट्स को अपने पास बुला सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या होता है कि जिस सोसाइटी के ऊपर अगर आपने रिसर्च करनी है तो सोसाइटी का आपको उस टाइम के लिए एटलीस्ट हिस्सा बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गांव के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किसी एक टाउन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसे है, या फॉर एग्जाम्पल वो उनका कल्चर कैसे है, तो आपको उस गांव या उस टाउन में जाके रहना पड़ेगा, उनके साथ जाके आपको काम करना पड़ेगा। नेचुरल सेटिंग का मतलब ये है कि जहां पर प्रॉब्लम मौजूद है आपको वहां पर जाना पड़ेगा, जिस भी प्रॉब्लम को आप स्टडी कर रहे हैं। एथनोग्राफी रिसर्चर्स अवॉइड मेकिंग जजमेंट अबाउट स्पेसिफिक केसेस। ये कल वाले में भी हमने पढ़ा था, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के अंदर भी और इसके अंदर भी है कि एथनोग्राफिक रिसर्चर जो है वो इस चीज को अवॉइड करे कि अपनी जजमेंट को अपनी रिसर्च के अंदर शामिल करे। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी गांव में या किसी टाउन में या किसी एक कम्युनिटी के अंदर गया, वहां पर उसने रिसर्च स्टार्ट की। कुछ चीजें तो वो देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है या पार्टिसिपेंट से सुन रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन अब उसने क्या किया, कुछ चीजें अपनी तरफ से कंक्लूड कर ली कि अच्छा, अगर इसने ये वाला रवैया इख्तियार किया तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये जजमेंट कहलाएगी। तो इस तरह की जजमेंट रिसर्चर ने नहीं लेनी होती। जो आपने देखा है या जो आपको पार्टिसिपेंट ने बताया है, जो आपने ऑब्जर्व किया है, वही आपने अपनी रिसर्च के अंदर शामिल करना है। ये नहीं कि बियॉन्ड द सीन आपने नहीं जाना, आपने ज्यादा नहीं सोचना है कि अच्छा ठीक है यार, इसने इस तरह से बात की है तो इसका मतलब ये हो सकता है। कुछ भी मतलब उसका नहीं हो सकता, उसने जो बोला है आपने उसी चीज को कोट करना है। आपने बियॉन्ड द सीन नहीं जाना। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, जैसे मैंने आपको कल बताया था
कि भाई कुछ लोगों का ये होता है कि अभी तो हम ये फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो ये शायद मैं तो कंप्यूटर का हूँ तो वहाँ इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। इसी तरह एथनोग्राफिक के बारे में भी यही ख्याल किया जाता है, क्योंकि बेसिकली ये जो रिसर्चेज हैं जिनको अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इनका एक्चुअली ताल्लुक है नॉर्मली क्वालिटेटिव रिसर्च से, जो कि ज्यादातर प्योर साइंसेज में इस्तेमाल होती है। लेकिन ये कल भी मैंने जिक्र किया था कि अभी जो रिसर्चेज हो रही हैं वो ज्यादातर मल्टी डिसिप्लिनरी है। और ये भी इसी तरह है, एथनोग्राफिक रिसर्च जो है ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी है। किस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी है? फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एक खास सोसाइटी के अंदर जाके देखना है कि वहां पर लोग इंटरनेट नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? क्या उनके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, या फिर वहां पर माइंडसेट ऐसा है कि वो कहते हैं नहीं, जिस तरह आप अक्सर सुन रहे होते हैं कि यार ये तो खराब चीज है इंटरनेट, तो ये तो लोगों को खराब कर रही है, या वहां पर माइंडसेट इस तरह का है। अब देखें कहाँ से बात चली। एक जो है फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस प्रोवाइड करती है। अब वो एक मखसूस शहर या एक मखसूस कम्युनिटी में जाकर अपनी रिसर्च करवा रही है। अब इस रिसर्च का ताल्लुक एक्चुअली टेक्नोलॉजी से है, सोशल साइंसेज से नहीं है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि अपने साथ सोशल साइंसेज के जो रिसर्चर है उनको हायर किया है, ताकि ये जाके वहां पर ये कुछ पार्ट जो है रिसर्च का करके हमें बताएं कि एक मखसूस गांव या टाउन या कम्युनिटी है वहां पर लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। उसका रीजन क्या है? क्या उनकी एक्सेस नहीं है? क्या उनके पास फॉर एग्जाम्पल डिवाइसेस नहीं है? या फिर ये चीजें नहीं है, लेकिन उसका रीजन ये है कि माइंड सेट है लोगों का कि नहीं यार ये चीजें तो हराम है, ये चीजें तो खराब है, इंटरनेट तो हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये तो टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है, जो टेक्नोलॉजी की फील्ड्स है उसके अंदर भी एथनोग्राफिक रिसर्च का इस्तेमाल है। इसी तरह मैंने कल बताया था कि फेनोमेनोलॉजी का भी इस्तेमाल था उसमें, बाकी फील्ड्स के अंदर। तो इसी तरह मेडिकल साइंसेज की आप बात कर लें, आप एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पोलियो के कतरे। ये अगर आप 20 साल पीछे चले जाएं तो बाकी कंट्रीज में भी, और जो है खास करके पाकिस्तान के काफी इलाकों में ये समझा जाता था कि ये जो पोलियो के कतरे ये तो हराम है, ये बच्चों को नहीं पिलाने चाहिए। ये एक माइंड सेट था। अभी फील्ड क्या है, मेडिकल की है, लेकिन इसके ऊपर फिर रिसर्चेस भी हुई हैं, लोगों ने इस तरह की रिसर्च भी किया। एथनोग्राफिक के लोग थे जो रिसर्चर थे, उनको भी हायर किया है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, यार इस मखसूस गांव या मखसूस शहर या मखसूस कम्युनिटी जो है ये क्यों समझती है कि ये कतरे जो है पोलियो के कतरे पिलाना हराम है, ये जायज नहीं है। अभी भी मेरे ख्याल आप जो कुछ दोस्त यहाँ मौजूद है उनको पता होगा कि अफगानिस्तान वाले इस चीज को अभी तक नहीं मानते, वो वहां पर नहीं पिलाए जाते कतरे। और पाकिस्तान के भी बात जो है एजेंसियां वगैरह, एजेंसियां मीन्स वो वाली एजेंसी नहीं, जिस तरह कुछ ट्राइबल एरियाज वगैरह हैं, तो वहां पर अभी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि नहीं ये तो जायज नहीं है पिलाना। तो ये एक माइंड सेट है। अब ये फील्ड तो मेडिकल की है, लेकिन इस तरह की रिसर्च जो है चीजों को जो हाईलाइट करना, प्रॉब्लम को देखना कि क्यों प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स के जो है कॉजेज क्या है, तो एथनोग्राफिक रिसर्चेस जाके देखेंगे। हालांकि ये मेडिकल का प्रॉब्लम है, ना कि एथनोग्राफर का। लेकिन मेडिकल वाले क्या करेंगे, अब वो इस तरह के रिसर्चर को हायर करके अपना हिस्सा बनाएंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च क्या होती है? जब एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसको कोई भी एक डिसिप्लिन या एक फील्ड उसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, उसका आपने देखना है, उनके डिवाइसेस को बेचना है, या फॉर एग्जांपल वो इस तरह का कोई काम है, हो सकता है सिर्फ वो सारे कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के जो माहिर है वो उसको सॉल्व ना कर सके, उनको बाकी जो है माहिर इसके लिए जो एक्सपर्ट है वो हायर करने पड़े। प्रॉब्लम एक ही होगा, लेकिन उस प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए आपको डिफरेंट लोग चाहिए उसको स्टडी करने के लिए, उनका जो सोल्यूशन तलाश करने के लिए। तो एक जो है एथनोग्राफिक रिसर्च जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि आपने जब सोसाइटी में जाना है, वहाँ के कल्चर को समझना है, वहीं जाके आपने लोगों के प्रॉब्लम को समझना है, इसके अंदर टाइम बहुत कंज्यूम होता है। पर्टिकुलरली आपको अपना जाहिर घर बार छोड़ के वहां जाना पड़ता है अगर आप उस सेटिंग में ऑलरेडी नहीं है तो। ठीक है। इसका ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि आप ऑनलाइन अगर किसी आपने एक मखसूस जो है कबीले का जाके कोई ट्रेंड चेक करना है तो आप घर बैठ के इंटरव्यू लेके उसको जो है चेक कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको वहां जाना होगा। तो इसलिए ये रिसर्च जो है टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च कंसिडर की जाती है। अब इसके काफी सारे टाइप्स हैं एथनोग्राफिक रिसर्च के, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब पहला है क्लासिकल एथनोग्राफी, इज अ टाइप ऑफ एथनोग्राफी इन विच रिसर्चर ऑब्जर्व और इंटरेक्ट विद कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम।
अब क्लासिकल एथनोग्राफी ये होती है कि जिसके अंदर रिसर्चर जो है किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को, किसी टाउन को, या जिस जिस जहां पर उसका प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना चाह रहा है, वहां पर एक लंबा टाइम गुजारता है उन लोगों के साथ। अब वो कई वीक हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 वीक, 7 वीक, 10 वीक, कई महीने भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन क्लासिकल में क्या होगा कि रिसर्चर जो है उसकी चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो इंटरेक्ट कर रहा है कम्युनिटी के साथ जहां पर उसका प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करना चाह रहा है, वो एक्सटेंडेड टाइम होगा, लंबा टाइम होगा, उसकी रिसर्च लंबी चलेगी उसकी। दूसरा है ऑटो एथनोग्राफी। ऑटो एथनोग्राफी ऐसी होती है कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम आया है ऐसा, और रिसर्चर जो है ऑलरेडी उसी गांव से या उस कम्युनिटी से उसका कुछ ताल्लुक रहा है, उसका अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो कुछ जो है रिसर्च, जिस तरह उसका क्लासिकल है उसके अंदर इंटरेक्ट करेगा, ऑब्जर्वेशन लेगा, कुछ वो चीजें अब अपनी तरफ से ऐड कर सकता है। क्यों ऐड कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बीइंग अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम को मैं जो है क्या कह रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहां से मैंने प्रॉब्लम लिया मैं वहां खुद एक अरसा दराज रहा हूँ, या उस कम्युनिटी का हिस्सा रहा हूँ, उस ग्रुप का हिस्सा रहा हूँ कई सालों तक। तो अब क्योंकि मुझे खुद काफी उस कल्चर का, उस सोसाइटी का मुझे काफी पता है, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ, तो अब जो है मैं कुछ ऑटोग्राफी कर सकता हूँ, कुछ चीजें अपनी तरफ से मैं लिख सकता हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस जो है अपनी रिसर्च के अंदर शामिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक रिसर्चर तो हूँ, लेकिन रिसर्चर होने के साथ साथ मैं उसी कम्युनिटी का मेंबर हूँ जिस कम्युनिटी का कोई प्रॉब्लम है, और मैं उसको जो है स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं ऑलरेडी उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानता भी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीजें। तो ऑटो एथनोग्राफी के अंदर जो है रिसर्चर अपना एक्सपीरियंस शामिल कर सकता है। उसके अंदर है पार्टिसिपेटरी एथनोग्राफी। इसके अंदर ये होता है कि रिसर्चर जो है मुकम्मल तौर पे पार्टिसिपेंट्स के साथ काम कर रहा होता है, यानी कि जो उसके जिस कम्युनिटी के अंदर वो जो है प्रॉब्लम को देखना चाह रहा है, जिस तरह ऊपर वाला हमने क्लासिकल पढ़ा था, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है लेकिन मिलते जुलते हैं। क्लासिकल में भी इंटरेक्ट भी कर रहा है, लेकिन लाजमी नहीं कोई एज अ मेंबर इंटरेक्ट कर रहा हो सकता है। कहीं फॉर एग्जाम्पल एक गांव के अंदर रिसर्च कर रहा है, वहां पर वो नौजवानों पर रिसर्च कर रहा है, और नौजवान क्रिकेट भी खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी शाम का टाइम है, जिस तरह जो भी टाइम होता है खेल रहे हैं, अब वो उनका हिस्सा नहीं, कहीं साइड पे जाके बैठा हुआ है, ऑडियंस में बैठा हुआ है, या कहीं भी बैठा उनको ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च होगी, एथनोग्राफी, इसमें रिसर्चर बीइंग अ मेंबर उनके साथ होगा। अब बीइंग अ मेंबर जब उनके साथ होगा, यानी कि उनके साथ बिल्कुल जो है इंटरेक्ट कर रहा होगा, उनके साथ इमर्ज होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये होता है कि दो टाइप्स होते हैं। अब रिसर्चर क्या है, उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, वो या तो ओवर्ट होगा या कवर्ड होगा। ओवर्ट में ये होता है कि रिसर्चर बता देता है कि भाई मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस मकसद के लिए आया हुआ हूँ, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च चल रही, मैं देखूंगा कि आपका बिहेवियर, आपका जो है इंटरेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ। आप रिसर्चर ने ये नहीं अनाउंस किया हुआ है, बताया हुआ है, जितने भी लोग वहां उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है कवर्ड। कवर्ड में क्या होता है, उनका मेंबर तो होता है उस ग्रुप का, बिल्कुल उनके साथ ही काम कर रहा होता है, लेकिन वो बताता नहीं है, बीइंग ए मेंबर ही रहता है। लेकिन बाकी जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स, उनको नहीं पता होता कि हमारे बीच में एक रिसर्चर हो, ये रिसर्च कर रहा है अपनी। वो आम पार्टिसिपेंट्स की तरह ही काम कर रहा होता है। अब है वर्चुअल एथनोग्राफी। वर्चुअल एथनोग्राफी को जो है नेटनोग्राफी भी कहते हैं। ये एक्चुअली यूं है कि ऑनलाइन रिसर्च। अब वो मैंने कहा ना, ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं हो सकते, वो एक अलग अलग सिनेरियो है कि आप एक गांव के अंदर, एक टाउन के अंदर, एक सिटी के अंदर बैठ के दूसरी सिटी में आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। ये एथनोग्राफी के असूल के खिलाफ है। लेकिन ये क्या है कि रिसर्च ही ऑनलाइन है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, 10 लाख लोगों का ग्रुप है फेसबुक के ऊपर। आप उसमें देखना चाह रहे हैं कि यार ये, फॉर एग्जाम्पल मैंने कई ग्रुप ज्वाइन किए हुए जिसके अंदर 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 1 मिलियन से ज्यादा लोग भी हैं। ज्यादातर मैंने स्कॉलरशिप पे ज्वाइन किए हुए हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है, यंग लोग हैं, ये कौन से मुल्क की ज्यादा स्कॉलरशिप पसंद करते हैं, कौन से पे ज्यादा काम कर रहे हैं, या इनका तरीकेकार क्या है स्कॉलरशिप को लेने का। या फिर फॉर एग्जाम्पल ये देखना चाह रहा हूँ कि यार कौन से लोग हैं, किस तरह से काम करते हैं, जो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब नेटनोग्राफी रिसर्च करनी है। अब मैंने उस ग्रुप का हिस्सा बनना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है, और जानने की कोशिश करनी कि यार ये लोग जो अप्लाई करते हैं कौन से मुल्क को ज्यादा पसंद करते हैं।
या फॉर एग्जाम्पल कौन से लोग हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो ज्यादा जो है स्कॉलरशिप विन करने में कामयाब होते हैं। तो ठीक है, इसको उसके साथ इमर्ज नहीं कीजिएगा कि ये तो ऑनलाइन तो हम कर ही नहीं सकते इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पर भी मैं जो रिसर्चर है वो ऑडियंस का हिस्सा है, जो पार्टिसिपेंट्स उनके साथ मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ग्रुप में रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी उस ग्रुप का हिस्सा बना हुआ हूँ, उनके साथ ही काम कर रहा हूँ, मैं भी अपनी स्कॉलरशिप ढूंढ रहा हूँ। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं ग्रुप में बता दूं कि यार मैं आप लोगों के साथ तो ढूंढ रहा हूँ स्कॉलरशिप, लेकिन मैं अपनी रिसर्च भी कर रहा हूँ, मैं आपको देख भी रहा हूँ कि आप कामयाब कैसे होते हैं या आप किस मुल्क को पसंद करते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि मैं भी एज अ पार्टिसिपेंट स्कॉलरशिप ढूंढता रहूँ और साथ साथ ऑब्जर्व करता रहूँ, लेकिन बाकी लोगों को ना बताऊं कि मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप ढूंढने नहीं आया बल्कि मैं रिसर्च करने आया हूँ। मैं तो आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोग किस तरह स्कॉलरशिप ढूंढते हैं, कहाँ की स्कॉलरशिप को पसंद करते हैं। तो ये आजकल जो है इस तरह की रिसर्चेस काफ़ी पॉपुलर हैं और इसमें निस्बतन थोड़ा आसान काम होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐसे ट्रॉबल एरिया की कोई ले ली अपना रिसर्च जहाँ पर आपने जाके करना, तो यकीनन मुश्किल होगी अगर आपका वहाँ से ताल्लुक नहीं है तो वहाँ पर रहना करना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन ऑनलाइन जो है आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करके इजिली जो है ये चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्रिटिकल एथनोग्राफी, aims to expose power imbalances and social inequalities within the particular community or group or culture। अब क्रिटिकल एथनोग्राफी में ये होता है कि आप किसी सोसाइटी के अंदर जो है पावर इनबैलेंस देखना चाह रहे होते हैं। अब जाहिर बात है, कोई अगर फॉर एग्जांपल शहर ले, कोई आप कम्युनिटी बड़ी ले लें, कोई आप गांव ले लें, टाउन ले लें, उसमें जाहिर बात है पावर इनबैलेंसेस तो होते हैं, सारे लोग जैसे नहीं होते। कुछ लोग मिडिल फैमिली वाले होंगे, कुछ अमीर भी होंगे, कुछ गरीब भी होंगे, और उनका जो रवैया है, जो सोसाइटी के अंदर कल्चर के अंदर जो है काम करने का तरीका है वो भी डिफरेंट होगा। फिर फॉर एग्जाम्पल काफी गांव ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डिफरेंट जो है रिलीजन होते हैं, मुसलमान भी रह रहे होते हैं, हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, इस तरह के भी आपको टाउन या गांव या बड़ी कम्युनिटी सिटीज मिल जाएंगी। तो क्रिटिकल एथनोग्राफी जो है इस तरह की चीजों को जो है वो एक्सपोज करती है, उसके बारे में स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल एक जो है आपने कम्युनिटी ले लिया, वहां जाके आपने जो ग्रुप्स के बारे में स्टडी करना है कि यार फॉर एग्जांपल हम मुसलमान भी रह रहे हैं या क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, तो दोनों का रहन सहन देखना है। या फॉर एग्जांपल दोनों में से ज्यादा कौन से लोग पढ़े लिखे हैं, अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ज्यादा क्यों पढ़े लिखे हैं, मुसलमान ज्यादा पढ़े लिखे क्यों नहीं है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन क्रिटिकल एथनोग्राफी में क्या करते हैं कि आप पावर इम्बेलेंसेस देखते हैं और इसके अलावा जो है इनइक्वालिटीज देखते हैं, फर्क को देखते हैं कि क्या क्या फर्क हो सकते हैं विद इन अ कम्युनिटी या किसी गांव बड़े में या किसी शहर में आप कह सकते हैं। तो ये चीजें हम देखते हैं। उसके बाद है डेटा कलेक्शन। और जिस तरह हर रिसर्च जो होती है नॉर्मली कुछ चीजें मैच कर रही होती है, सिमिलरिटीज होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तो हर वैसे हर जो मेथड होता है, टाइप होता है, उसके लिए डिफरेंट पूरा सेट आता है जिसको हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। उसका अपना जो है क्या कहते हैं सैम्पलिंग मेथड होगा, उसका अपना डेटा कलेक्शन टूल्स होंगे, उसका अपना जो है एनालिसिस का मेथड होगा। हर रिसर्च का डिफरेंट होता है। हाँ, कुछ एनालिसिस के या मेथड ऐसे हैं जो मुख्तलिफ रिसर्च के टाइप्स के ऊपर अप्लीकेबल हो सकते हैं। कुछ डेटा कलेक्शन ऐसे टूल्स हैं जो मुख्तलिफ रिसर्चेज के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। हमने कल भी इंटरव्यू की बात की थी, इसमें भी इंटरव्यू की बात करेंगे, लेकिन कुछ अलग भी होंगे इसमें। अब एथनोग्राफिक का सबसे जो पॉपुलर या कॉमन मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, ऑब्जर्वेशन का एक टाइप है पार्टिसिपेंट या एक्टिव। पार्टिसिपेंट या एक्टिव, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें रिसर्चर जो है एज अ मेंबर काम कर रहा होगा उनके साथ। जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, रिसर्चर उनके साथ मिलके काम कर रहा होगा। बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये रिसर्चर है या वैसे ही घूम फिर रहा है इनके साथ। हाँ, वो एक अलग चीज है कि उसने ऐलान किया हुआ है कि मैं रिसर्चर हूँ, या उसने नहीं बताया, वो अलग चीज है। लेकिन दोनों चीजों में वो पार्टिसिपेंट कहलाएगा या एक्टिव ऑब्जर्वर कहलाएगा, यानी कि साथ मिला हुआ है उनके। और दूसरा जो टाइप होता है ऑब्जर्वेशन का वो कहलाता है डिस्टेंट या पैसिव। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर उस में यानी कि जो 4 या 10 बंदे या ग्रुप को स्टडी कर रहा है उसका हिस्सा नहीं बनता। आप उनको हो सकता है कुछ दूर से बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रहा हो। जिस तरह मैंने आपको पहले बात की कि जो नौजवानों पर रिसर्च कर रहा है, क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं वहां पर ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो फॉर एग्जाम्पल जो है ऑडियंस में बैठा हुआ है। अब वो पैसिव है, थोड़ा दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो एक जो है पार्टिसिपेंट या एक्टिव ऑब्जर्वर कहलाता है रिसर्चर, एक
ये तरीका है डेटा कलेक्ट करने का, सो उनके गया। साथ मिलकर उनको ऑब्जर्व कर रहा है, डेटा ले रहा ये है। दरवाजा बंद दूसरे है। टाइप में क्या है, डिस्टेंस या पैसिव है, और फिर भी वो डेटा कलेक्ट कर रहा है अपना। अब दूसरा जो इसके अंदर भाई फॉर्म आता लाइट। है, कॉमन फॉर्म, वो है डेटा कलेक्शन के लिए, वो कहलाएगा इंटरव्यूज। इंटरव्यूज लिए जाते हैं इसके अंदर। अब ये इंटरव्यूज फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। कल हमने फेनोमेनोलॉजिकल में पढ़ा था कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर होते हैं, और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर फॉर्मल जो होंगे वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होंगे, यानी कि आपने जो इंटरव्यू लेना है, जो सवालात करने हैं, आप पहले से उनके ऊपर काम करके पहले से लिख के लेकर जाएंगे। और इनफॉर्मल इंटरव्यूज में ये होगा कि आप एक माइंड सेट को बना के जाएंगे, मैं ये सवाल पूछूंगा, लेकिन वो कहीं जो है ऑफिशियली, यानी कि आपने लिख के नहीं रखे हुए, आपने उनका कोई स्ट्रक्चर में नहीं लेके आए, आपने जस्ट वर्किंग तो लाजमी आप घर से करके जाते हैं कि मैंने ये सवाल करने होंगे, इस तरह से सवाल करूंगा, प्रैक्टिस भी करके जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप जो है एक मेंटल मैप बना के जाते हैं, बल्कि आप प्रैक्टिस भी करके जाते हैं पहले। ठीक है। तो इंटरव्यूज में फॉर्मल इंटरव्यूज हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं। और इसी तरह फिर दूसरा है, इंटरव्यू जो है वन ऑन वन भी हो सकते हैं, कि आपने एक एक बंदे को करके इंटरव्यू लिया। और ये ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकते हैं कि आपने 5-6 बंदे इकट्ठे ले लिए ग्रुप के अंदर, और उनसे इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, और सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, और सबकी राय देख रहे हैं कि 5-6 बंदे एक ही सवाल के ऊपर, एक ही आपका क्वेश्चन, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं। तो यकीनन 5-6 होंगे, तो हो सकता है सबका जो रिस्पॉन्ड डिफरेंट हो। उसके बाद है सर्वे। अब ये जो सर्वे करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर, ये सर्वे जो है आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सर्वे क्वेश्चन बना लिया है, जिसके अंदर आपने कुछ सवालात लिखे हुए हैं। अब उन सवालात को खाली यस नो या एग्री डिसएग्री करना है, तो ये क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन या सर्वे जो भी आप लोगों से कर लिया। और इसके अलावा क्वालिटेटिव सर्वे भी हो सकता है, कि जिससे आपने यस नो या एग्री डिसएग्री नहीं करवाना, बल्कि आपने क्या किया है, क्वेश्चन। जी, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि जो सर्वे है ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव में यस नो के टाइप के क्वेश्चन आयर हो सकते हैं, या एग्री डिसएग्री टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, इस तरह का क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर जो है क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव में क्या होगा कि आपके कुछ सवालात होंगे जो आप उसमें लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है रिसर्चर जो होगा, पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो लिखेंगे उसके अंदर, उसमें अंदर यस नो नहीं होगा, उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो एक टाइप और है, एक टाइप जो और है वो है डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस का, कि आप जिस कम्युनिटी के अंदर जहां भी आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के अंदर, उसके ऊपर अगर ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनी हुई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर में है या कहीं न्यूज़ में है, तो ये डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस कहलाएगा। कि आप इस तरह से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि, लेकिन ये जो है अकेला काम नहीं करेगा। आपने ऑब्जर्वेशन ली हुई है, तो आपसे मैंने पिछली दफा भी जिक्र किया था ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि आपने एक सोर्स से डेटा लिया एक तरीके से, फिर दूसरे तरीके से भी लेते हैं, तीसरे तरीके से लेते हैं, ताकि डेटा वैलिडेट हो सके, कंफर्म हो सके कि हमने डेटा जो लिया वो दुरुस्त है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस है, ये ज्यादातर ट्रायंगुलेशन के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑब्जर्वेशन तो ले ली, अब उस ऑब्जर्वेशन को या इंटरव्यू को या सर्वे आपने किया, और अथेंटिक बनाने के लिए अब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स उससे रेलिवेंट जो है वो रीड करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने जो डेटा लिया उसमें क्या फर्क है, या पहले जो रिसर्च हो चुकी है, या फॉर एग्जाम्पल कहीं डेटा मौजूद है, तो वो डेटा क्या कह रहा है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, उसका कोई रीजन हो सकता है। डिफरेंट इस वजह से भी हो सकता है कि पैसेज ऑफ टाइम है, कि फॉर एग्जाम्पल वो डॉक्यूमेंट्स बहुत पुराना, उस वक्त इस तरह के मामला थे, अब इस तरह के हैं। ठीक है। तो डेटा एनालिसिस भी हम उसमें, सॉरी, डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी करते हैं उसके अंदर हम। अब जो है कुछ है डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स। इनको मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, एक तो हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, अभी मैसेज आ गया कि थोड़ा सा टाइम हमारे पास बाकी बचा है जूम का। और दूसरा ये है कि जो एनालिसिस क्या है, इसके आगे पूरे टॉपिक्स हैं।
ये सिर्फ मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि कौन से मेथड के साथ कौन कौन सी चीजें फिट होंगी, कौन कौन सी चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप एथनोग्राफिक रिसर्च करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये टाइप हो सकते हैं, इसमें से कोई टाइप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू यू नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, कि आपका प्रॉब्लम क्या है उसके मुताबिक आप टाइप ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर डेटा कलेक्शन टूल। अब डेटा कलेक्शन टूल भी उसी के मुताबिक होगा कि डेटा कलेक्शन टूल जो है वो कौन सा ज्यादा सूटेबल है आपके टॉपिक के लिए। उसके बाद आएगा फिर डेटा एनालिसिस। अब ये भी डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर, लेकिन ये जो चार मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये डेटा चारों एनालिसिस जो है, 4 टाइप्स जो है डेटा एनालिसिस के, ये नॉर्मली एथनोग्राफिक के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। ये इनके इनके ऊपर आगे पूरे हमारे क्लासेस होंगे, ये जिस तरह कंटेंट एनालिसिस की पूरी एक क्लास है, नैरेटिव के ऊपर क्लास है, डिस्कोर्स के ऊपर क्लास है, कंपैरेटिव के ऊपर क्लास है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम इनको टच करते हुए फिर आगे चलते हैं, फिर एंड हो जाएगा ये हमारा, बस ये एंड वाला टॉपिक है। कंटेंट एनालिसिस में ये होता है कि आप क्या करते हैं कि जो आपने ऑब्जर्व किया उसके यकीनन आप फील्ड नोट्स लेते हैं। आपने ऑब्जर्वेशन तो ली, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं लेंगे, या तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे या आप उसको कहीं लिखेंगे, कि उसको कहते हैं फील्ड्स नोट कहते हैं। आपने वीडियो बनाई है, आपने रिकॉर्ड किया है, आपने कॉपी पे लिखा है, ये सारे के सारे फॉर्म कहलाएंगे फील्ड नोट्स, क्योंकि आप फील्ड के अंदर है, आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो जो ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जाम्पल की ऑब्जर्वेशन ली, अब जब घर जाएंगे तो आप तो सारा भूल चुके होंगे, या बहुत सारी चीजें बीच में से भूल चुके होंगे अगर सारा नहीं भूलेंगे तो। और रिसर्च कहती है कि आपने वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप हर चीज वैसे ही लिखनी है जैसे सुनी है या जैसे देखी है। तो इसके लिए फील्ड नोट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फील्ड नोट्स में समटाइम ऐसा होता है कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, आप लिख रहे हैं, सारे का सारा तो आप नहीं लिख सकते शायद, तो फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं। जब इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट जो है आपके पास हिंट्स मौजूद होते हैं, तो फिर आप जैसे ही वो अपने नोट्स बुक खोलते हैं तो आपको चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो कंटेंट एनालिसिस में ये होता है कि आपके पास जितने भी कंटेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो पिक्चर्स की फॉर्म में है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है, आप उनकी कोडिंग करते हैं। उसके अंदर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मखसूस वर्ड जो है उनको सिलेक्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। जब वो मखसूस, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे एक कम्युनिटी के अंदर, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों का रवैया जांचना चाह रहा हूँ। अब रवैया जांचना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये मेरे पास आया हुआ है कि यार यहाँ के लोगों का रवैया जो है वो काफी जो है अच्छा नहीं है, तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही, क्या रीजन हो सकता है। अब मैं अपने कंटेंट एनालिसिस के अंदर हर वो वर्ड टिक करता जाऊंगा, उसको कोड करता जाऊंगा। ठीक है, अब कोडिंग का तरीका ये है कि डिफरेंट कलर भी हो सकते हैं उसके ऊपर नंबरिंग भी हो सकती है। मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया हुआ है कि इस तरह का वर्ड आएगा तो उसका ये नंबर होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जहां जहां भी इस तरह का लफ्ज देखूंगा इंटरव्यू में या ऑब्जर्वेशन में या जो भी वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर, जहां जहां ये मैं लफ्ज देखूंगा, जहां फ्रेज देखूंगा, जहां पर मुझे लगा कि यार ये जो है, ये लफ्ज ये जाहिर कर रहा है कि इसका रवैया ठीक नहीं है, अब वो मैंने एक क्या किया, 40, 50, 100, 200, 300 लफ्ज सारे टिक कर लिए हैं। 20 पार्टिसिपेंट से, हर पार्टिसिपेंट से जब वो वर्ड रिपीट किया है तो वो मैंने सब वर्ड एक कैटेगरी में रख लिए हैं। ठीक है, अब उनको उस कैटेगरी को मैं कोई खास नाम दूंगा डिपेंडिंग अपॉन के वर्ड एक सारा 100% एक जैसे नहीं होंगे, मिलते जुलते वर्ड होंगे जो ये बता रहे हैं, जो शो कर रहे हैं कि इस बंदे का रवैया जो है वो बड़ा क्या कहते हैं, ऑफेंसिव रवैया है, ऑफेंसिव रवैया है, ऑफेंसिव बिहेवियर है। अब पूरे कंटेंट के अंदर जहां जहां मुझे वर्ड ये जाहिर कर रहे होंगे कि ये ऑफेंसिव बिहेवियर है, तो मैं उन वर्ड्स को एक खास कोड देता जाऊंगा। और एंड पे जाके जब सारे, अगर 20 पार्टिसिपेंट्स है, 20 इंटरव्यू है, जब 20 के 20 पेजेस या 40 पेजेस जो भी हैं सबके अंदर नंबरिंग कर ली, अब मैं उनको नंबरिंग को देखूंगा कि यार यार इससे मिलते जुलते कितने वर्ड है, कितने और कितनी दफा वो रिपीट हुए हैं। तो इस तरह का एनालिसिस जो है वो कंटेंट एनालिसिस कहलाता है। और ये फिर आगे इसकी कैटेगरीज बनती हैं, सब कैटेगरीज बनती हैं, और फिर थीम बनती हैं जिसको हम नॉर्मली जाके फाइनली डिस्कस करते हैं। और फिर होता है नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव एक टाइप है रिसर्च का पूरा, जिस तरह हम ये पढ़ रहे हैं शायद नैरेटिव रिसर्च का भी टाइप हम आगे पढ़ेंगे जाके। तो नैरेटिव रिसर्च में ये होता है कि हम कोई खास चीज जानना चाहते हैं और कुछ लोगों से, इसमें सिर्फ 2 या 3 लोग ही हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल यतीम था और बहुत बड़ा ज्यादा कामयाब हो गया बाद में,
तो हम उसके ऊपर रिसर्च, उसकी कहानी सुनना चाह रहे हैं कि यार ये बंदा यतीम था, इसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ये कामयाब कैसे हो गया भाई इतना ज्यादा। अब हम क्या करते हैं, नैरेटिव मीन्स कहानी। नैरेटिव का लफ्जी मतलब अब यूज समझिए रिसर्च के अंदर की कहानी। अब उसकी हम कहानी सुनेंगे। अब इसके इंटरव्यू हो सकता है उस एक बंदे के हम इंटरव्यू ले रहे हैं 2 से 3 दफा, और पूरा पूरा दिन आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपके साथ गप्पे लगा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बंदे के पास कुछ भी नहीं था, ये कैसे कामयाब हो गया इतना ज्यादा। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उस बंदे की कहानी सुन रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स की कहानी सुन रहे हैं। अब इसके अंदर अब अगर एक पार्टिसिपेंट्स होगा तब भी चलेगा, एक या दो या तीन, और मैक्सिमम 3 होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं लेते हम इस तरह के केस में बंदे, क्योंकि फिर आपका जो है वो इतनी ज्यादा रिसर्च फैल जाती है कि उसको जो है क्या कहते हैं, कवर करना मुश्किल हो जाता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक इस तरह से है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ज्यादा, वो किस वजह से सक्सेसफुल होते हैं, क्या रीजन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 या 3 बहुत ही कामयाब लोग उनकी कहानी सुन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बिल गेट को पकड़ लिया, उसका इंटरव्यू ले लिया, देखा जी बिल गेट साहब कैसे इतने ज्यादा कामयाब हो गए। इस तरह से आपने 2 3 और जो है ले लिए, 2 या 3 बंदे और ले लिए, जिनकी आपने पूरी कहानी सुनी। पूरी कहानी सुनने के बाद जो है आप जो है क्या कहते हैं कि उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस बंदे ने क्या क्या काम किए हैं जिंदगी में, या किस तरह से कामयाब हुआ है इतना ज्यादा। तो इस तरह के एनालिसिस में फिर आप नैरेटिव बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, और उस कहानी, वो कहानी जो है वही आपका जो है क्या कहते हैं डेटा एनालिसिस कहलाता है। और इस तरह की रिसर्च के अंदर ज्यादातर चीजें थोड़ी कम होती हैं, यानी कि जिस तरह लिटरेचर रिव्यू और बाकी चीजें कम होती हैं, आप नॉर्मली इंट्रोडक्शन लिखते हैं और रिजल्ट्स लिखते हैं। इसी तरह है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है गुफ्तगू करना, डिस्कस करना चीज को। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हम लफ्ज ब लफ्ज चीजों को नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं कि किस बंदे की जो है, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 बंदे से इंटरव्यूज लिया है, तो उनकी लैंग्वेज किस तरह की है, उनकी टून ऑफ लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह से बात करते हैं, उनका रवैया कैसा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो एक जैसे लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 बंदों से इंटरव्यूज लिए हैं। अब 40 में जाहिर बात है कुछ बंदों की टून्स आपस में मिलती होगी। जिन जिन बंदों की टून्स आपस में मिलती होगी मैं उनको एक कैटेगरी में रखूंगा। और साथ यकीनन पूछे, मैं काम करता हुआ आ रहा हूं, तो मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूं, मुझे पता भी है कि अब ये जो है इसका मतलब ये है, और वो मतलब थोड़ा सा हमने खुद से नहीं लेना, वो रिसर्च में बिल्कुल वाजिया नजर आ रहा हो। अब ये थोड़ा सा नैरेटिव से मिलता जुलता है, ये जितने भी आपके डेटा एनालिसिस के प्रोसेस लिखे हुए हैं, ये बहुत क्लोजली, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है इनके अंदर, अदरवाइज ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो डिस्कोर्स में आप क्या करते हैं कि आपका जो लैंग्वेज होता है, टून ऑफ लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको हम मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करते हैं और लोगों को कैटेगराइज करते हैं, उनकी कैटेगरीज बन जाती हैं, और फाइनल पर उन कैटेगरीज को हम डिस्कस करते हैं। अब कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस विद इन द सोसाइटी। विद इन द सोसाइटी आप क्या करते हैं कि दो ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस ढूंढते हैं या सिमिलरिटीज ढूंढते हैं। जिस तरह हमने ऊपर बात की थी, फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक गांव में या किसी कम्युनिटी में चले गए, आपने वहाँ एक जो है ग्रुप ले लिया, मुसलमानों का ले लिया, दूसरा क्रिश्चियंस का ले लिया, और उनके अंदर जो भी डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, सिमिलरिटी देखना चाह रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। और इस तरह जो कंपेरेटिव एनालिसिस होता है, अब इनका हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने 2 ग्रुप लिए विद इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी एक ही है, एक गांव है, उसके अंदर 2 ग्रुप है। अब 2 ग्रुप जो है, उनका जो डेटा होगा उनको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए जो है, उन्होंने क्या क्या बोला है, किस तरह से उनका जो है रहन सहन है या बाकी मामला हैं, और ग्रुप बी का क्या है। अब दोनों को क्या करते हैं, उठा के कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये कंपेरेटिव एनालिसिस कहलाता है। और बाकी अभी मेरे ख्याल 1 या 2 मिनट ही बच गया है। तो अगर किसी का भी सवाल हो तो हम वापस जा रहे हैं, उसमें ग्रुप में जा रहे हैं जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो आप उस व्हाट्सएप के ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। यहाँ पर टाइम तकरीबन